आज है 5 अगस्त दिन सोमवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। कैंसर से खतरनाक है आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती। अनुप्रिया। लखनऊ से खबर। अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जातीय जनगणना के अलावा आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण की मांग उठाकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अनुप्रिया ने कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी खतरनाक है। आउटसोर्सिंग में भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना भी कराया जाना चाहिए ताकि जातीय आंकड़ों की सही जानकारी सामने आ सके। अनुप्रिया रविवार को यहाँ सहकारिता भवन शाहबागार में आयोजित पार्टी की वार्षिक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पहले जो समाज के दबे कुचले लोगों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी भी मिल जाती थी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। बार बार एक ही समस्या तो तय करे जवाबदेही योगी। गोरखपुर से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन कब्जाने की शिकायत पर अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि यदि किसी प्रकरण में पीड़ित को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है तो इसकी जांच कर जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि यह भी पता लगाया कि यदि किसी पीड़ित को प्रशासन का सहयोग नहीं मिला है तो क्यों और किन कारणों से हुआ। मुख्यमंत्री रविवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। वहीं बात करेंगे अगली खबर। 2029 में फिर एनडीए सरकार विपक्ष में बैठने को तैयार रहे इंडिया गठबंधन। शाह। संख्या बल पर सवाल उठाने वालों की गृह मंत्री का करारा जवाब। पीएम मोदी फिर सत्ता में आएंगे। चंडीगढ़ के मनी माजरा में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने वाली परियोजना की शुरुआत। चंडीगढ़ से खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार के संख्या बल पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगा बल्कि 2029 में फिर से सरकार बनाएगा। इंडिया गठबंधन 2029 में फिर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। शाह ने रविवार को चंडीगढ़ के मनी माजरा में 75 करोड़ रुपए की लगातार से 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने वाली परियोजना का उद्घाटन किया। जनसभा में उन्होंने कहा कि विपक्ष जो भी कहना चाहे कह सकता है, लेकिन वर्ष 2029 में भी एनडीए ही सत्ता में आएगा, नरेंद्र मोदी ही सत्ता में आएंगे। विपक्ष को लगता है कि थोड़ी बहुत कामयाबी से वे चुनाव जीत गए हैं। उन्हें नहीं पता कि पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीट मिली, भाजपा ने इस चुनाव में उससे ज्यादा सीटें जीती है। वे यह नहीं जानते कि एनडीए के एकमात्र घटक दल भाजपा के पास उनके पूरे गठबंधन। वहीं बात करेंगे अगली खबर। पीएम केयर फंड से एसआरएन में लगे 120 वेंटिलेटर फॉक रहे धूल। कोरोना संक्रमण के दौरान पड़ी थी आवश्यकता। कई वेंटिलेटर्स का सेक्टर और बैटरी हुई खराब। प्रयागराज से खबर। कोरोना काल के दौरान चिकित्सा सुविधा को मजबूत करने के लिए पीएम केयर फंड से लगभग 153 वेंटिलेटर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबंध स्वरूप प्राणी चिकित्सालय एसआरएन भेजे गए थे। हालांकि कोरोना काल के बाद करीब 80% वेंटिलेटर अस्पताल के कोने में डाल दिए गए, जहां पड़े पड़े वे धूल फाक रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से तकरीबन 120 वेंटिलेटर्स अस्पताल के कोने में पड़े हुए हैं। इसके चलते आधे से ज्यादा वेंटिलेटर्स के सेक्शंस और बैटरी खराब हो चुकी हैं। दरअसल इन वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल न करने का सबसे बड़ा कारण सिस्टम का कमजोर होना है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। अखिलेश ने लगाया बदनीयती का आरोप। केशव मौर्य बोले उन्हें वोट बैंक की चिंता। 12 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में लगातार चल रहे सियासी तीर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स के माध्यम से कहा कि पीड़ित के लिए सरकार अच्छे से अच्छा इलाज का प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। अखिलेश ने आगे लिखा कि न्यायालय से विनम्र आग्रह की स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि बदनीयती लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने निशा समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप सपा अध्यक्ष पीडीए भूल डीएनए और
अब न्यायालय की बात कर गुमराह न करें। उन्होंने लिखा कि अखिलेश को वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। वे प्रदेशवासियों की दोषी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। उत्तराखंड की ऊर्जा से रोशन होता है पूरा देश। स्वामी गोविंद देव गिरी ने पलायन और शिक्षा की कमी पर जताई चिंता। देहरादून श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि संपूर्ण विश्व को भारत से प्रकाश मिलता है और ऊर्जा रूपी प्रकाश से उत्तराखंड पूरे देश को प्रकाशमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को पानी देने वाली गंगा का उद्गम स्थल ही पानी को की किल्लत से जूझ रहा है। स्वामी ने समाज नागरिक संहिता लागू करने पर राज्य सरकार की सराहना भी की। अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने महाभारत के प्रसंग का उदाहरण देते हुए बारिश के जल को संरक्षित करने को कहा। वहीं बात करेंगे अगली खबर। वक्फ बोर्ड की कम होगी शक्तियां, किसी संपत्ति को अपना घोषित नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार आज लोकसभा में पेश कर सकती है विधेयक। बोर्ड की संरचना में भी होगा बदलाव, महिलाओं की भागीदारी भी जरूरी। नई दिल्ली से खबर। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती करने की तैयारी में है। निकट भविष्य में वक्फ बोर्ड पहले की तरह किसी भी संपत्ति को स्वेच्छा से अपनी संपत्ति नहीं घोषित कर पाएंगे। उन्होंने अपने बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। मोदी सरकार सोमवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। विधेयक में के मसौदे पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। विधेयक पेश होने से पहले भाजपा सहयोगियों को साधने में जुट गई है। स्वायत्तता खत्म करना चाहती है सरकार। वहीं बात करेंगे अगली खबर। देश भर में ट्रेन मैनेजर के रिक्त पदों पर हो नियुक्ति। प्रयागराज से खबर। ऑल इंडिया गाइड्स काउंसिल की केंद्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक में देश भर में ट्रेन मैनेजरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाने की मांग की गई। यह भी कहा गया कि बिना ट्रेन मैनेजर्स की ट्रेनों का संचालन नहीं होना चाहिए। वर्किंग कमेटी की बैठक में ट्रेन मैनेजर्स को मिले वाले माइलेज पर 70% इनकम टैक्स छूट दिए जाने की मांग भी रखी गई। सिविल लाइन्स स्थित एक होटल में शाम हुई वर्किंग कमेटी की बैठक और समीक्षा संगोष्ठी में ट्रेन मैनेजर से जुड़ी तमाम समस्याओं पर चर्चा हुई। कि लाइन बॉक्स का मुद्दा ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी के लिए आवश्यक है। ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी 72 घंटे ना होकर 36 घंटे होनी चाहिए। यह भी कहा गया ड्रेस अलायंस जो 6,250 रुपये मिल रहा है उसे बढ़ाया जाए। वहीं बात करेंगे अगली खबर। शिक्षा के साथ ही बच्चों को संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान जरूरी। पाटिल। गाजियाबाद से खबर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को रजापुर ब्लॉक के मोरटी गांव में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र के शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान भी जरूरी है। पाठ्यक्रम पढ़ाने के दौरान संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे बच्चों में संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान हो सके। राज्यपाल ने कहा कि जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों में कराए जा रहे सुधारों और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में देश के पहले AI आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत हुई। वहीं बात करेंगे स्टंटबाजों के खिलाफ चलेगा अभियान। लखनऊ डीजीपी प्रशांत कुमार ने मातहतों के आगामी त्योहारों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार को उन्होंने सभी DG जोन, IG रेंज और जिला के कप्तानों से कहा कि शोहदों के स्टंट के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने 23 अगस्त से शुरू होने वाली सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की मुख्ता तैयारी के भी निर्देश दिए। DGP ने कहा कि सभी अधिकारी समय से कार्यालय आए और जनता की शिकायतों को सुने और निस्तारण सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधियों से निरंतर संवाद रखें और उनकी ओर से मिलने वाली शिकायतों का भी प्राथमिकता पर समाधान कराएं। माफिया, संगठित अपराधियों तथा उनके गिरोह की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। ऐसे अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई कर अवैध रूप से। वहीं बात करेंगे अगली खबर। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारतीय टीम को हराया।
जेफरी को 6 विकेट। कोलंबो मैन ऑफ द मैच। जेफरी वेंडर से 6.33 की मदद से श्रीलंका ने दूसरे वनडे मैच में भारत को 32 रन से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में श्रीलंका 1-0 से आगे हो गया। सुंदर 3-30 की अगुवाई में भारत ने रविवार को श्रीलंका को 9 विकेट पर 240 रन पर रोक दिया था। श्रीलंका के लिए आविष्का फर्नांडो ने 40 रन, कमिंदु मेडिस ने 40 रन, दुनित कुवेलांगे ने 39 और कुशल मेडिस ने 30 रन का योगदान दिया। जवाब में भारतीय टीम 4.2 ओवर से 208 रन पर सिमट गई। दिन भर हल्की बूंदाबांदी के बाद शाम को हुई तेज बारिश। प्रयागराज से खबर लगातार तीसरे दिन शहर में हुई बारिश से मौसम की काफी खुशनुमा बना दिया है। इसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। रविवार को दिन में हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने गर्मी को हावी नहीं होने दिया। वहीं शाम 4 बजे के बाद हुई तेज बारिश में मौसम को और भी बेहतर बना दिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई है। 7 अगस्त को तेज बारिश का अनुमान है। रविवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि इस दौरान कुछ देर के लिए धूप निकली, लेकिन आधे घंटे में ही बादलों ने सूरज को ढक लिया। हवाएं भी चलती रहीं। वहीं शाम 4 बजे के बाद 10 से 15 मिनट के लिए 3 से 4 बार तेज बारिश हुई। इसकी वजह से मौसम और भी बेहतर हो गया। दौरान अधिकतम तापमान, वहीं हम बात करेंगे झूमे बदरा जमकर बरसे, उमस से मिली राहत। लखनऊ से खबर। राजधानी में रविवार को मौसम राहत का पैगाम लेकर आया। सुबह सुहाना रहा, दोपहर बाद कुछ इलाकों में रिमझिम तो कहीं बूंदाबांदी का दौर चला। वहीं रात में तेज बारिश से उमस से परेशान लोगों ने राहत महसूस की। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी व पश्चिमी इलाकों में और उत्तरी मध्य में बने अवदाव यानी आसपास के क्षेत्रों की अपेक्षा कम दबाव की वजह से प्रदेश में 22 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। सोमवार तक इसके दक्षिणी यूपी से पश्चिमी यूपी की ओर बढ़ने से अवदाव दबाव के कमजोर पड़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।